दोस्तों ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। तो बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1985 से होती है, जहां शाजिया बानो अपने इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि ये लड़ाई उनकी इच्छा नहीं थी। वो अपने पति अब्बास से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें मजबूर होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ी। इसी लड़ाई ने 10 सालों में पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहीं से बानो अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करती है। इसके बाद कहानी 1967 के दौर में जाती है, जब बानो और अब्बास का निकाह हुआ था। दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे। शादी के बाद अब्बास ने बानो को रानी जैसा सम्मान दिया। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अब्बास पेशे से एक सफल वकील था और उनकी जिंदगी बेहद अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन एक घटना सब बदल देती है। बानो के पड़ोसी ने गार्डन में उससे बदतमीजी की, तो अब्बास ने उसी वक्त वो गार्डन कानूनी तौर पर बानो के नाम कर दिया। 1.5 साल बाद वो माँ बनी। बच्चा होने के बाद अब्बास और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। काम में इतना व्यस्त हो गया कि घर लौटना भी कम हो गया। बानो से सिर्फ फोन पर बातें होती थीं। बानो उसकी काम की मजबूरियों को समझते हुए धीरे धीरे इन बदलावों के साथ खुद को ढालती रही। फिर कुछ समय बाद उनका दूसरा बच्चा जन्मा, लेकिन अब्बास की व्यस्तता अब और बढ़ चुकी थी। दोनों के बीच की दूरी पहले से ज्यादा हो गई थी। फोन पर भी बात होना लगभग बंद हो गया था। बानो जब फोन करती तो अब्बास उसका कॉल तक नहीं उठाता। कुछ दिनों बाद अब्बास ने फोन उठाया, लेकिन सिर्फ ये धमकी देने के लिए कि अगर बानो ने फिर फोन किया तो वो घर की वायर कटवा देगा और वो अपने माता पिता से भी बात नहीं कर पाएगी। इसी बीच बिना कुछ बताए वो 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तान चला गया। उसकी प्रॉपर्टी के केसों की वजह से उसे अक्सर वहां जाना पड़ता था। उस वक्त बानो एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। अब्बास ने उससे इसकी भी जानकारी नहीं दी थी। ये खबर उसे सिर्फ परिवार वालों से मिली। 3 हफ्तों का वादा करके गया अब्बास पूरे 3 महीने बाद भारत लौटा। बानो उसके आने की खुशी में सब शिकायतें भूल गई। लेकिन जब अब्बास घर आया तो अकेला नहीं था। उसने पाकिस्तान में एक लड़की से शादी कर ली थी। उसका नाम था सायरा। ये सुनकर बानो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब्बास की मां ने बानो को समझाने की कोशिश की कि सायरा उनके रिश्तेदारों में से है और उसका पति उसे मार पीटता था और उसकी मौत के बाद वो अकेली पड़ गई थी, इसलिए मजबूरी में अब्बास को उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन बानो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो पहले ही अपने पति से दूर हो चुकी थी और अब उसे अपने पति को किसी और औरत के साथ बांटना पड़ रहा था। घर वाले उसे समझाते रहे कि वो दुनिया की पहली औरत नहीं है जिसके पति ने दूसरी शादी की हो। फिर अब्बास सायरा को लेकर घर आ गया। रात में अब्बास बानो के पास आया और बोला कि वो हमेशा उसकी पहली बीवी रहेगी, उसका दर्जा कभी कम नहीं होगा और वो उससे बहुत प्यार करता है। इससे बानो को थोड़ी राहत महसूस हुई। सायरा को बगीचे वाला घर दिया गया और वो वहीं रहने लगी। अगले ही दिन से जैसे ही अब्बास का कोई काम करने लगती, सायरा उसे खुद करने लगती। ये सब देखकर बानो असहज महसूस करती थी। हालांकि सायरा उससे बेहद नम्रता से पेश आती और उसे आपा कहकर बुलाती। एक दिन सायरा ने कहा कि उसे बाजार जाना है। बानो उसे लेकर गई। वहां सायरा ने मेकअप और परफ्यूम जैसी चीजें खरीदी, जो अब्बास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बानो ने उसे मना नहीं किया। जब सायरा को पता चला कि ये सब चीजें अब्बास को पसंद नहीं हैं, तो वो बानो पर भड़क उठी। उसने आरोप लगाया कि बानो जानबूझकर ये सब होने दे रही है ताकि अब्बास और उसके बीच झगड़ा हो जाए। फिर उसने बानो को बताया कि वो कोई भीख में आई चीज नहीं है। अब्बास उसे पहले से जानता था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन सायरा की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी वजह से अब्बास ने बानो से शादी की थी। और जैसे ही अब्बास को सायरा के पति की मौत का पता चला, वो तुरंत उसे लेने पहुंच गया, क्योंकि वो अब भी सायरा से मोहब्बत करता था। सायरा ने यह भी कहा कि वो चाहती तो शर्त रख सकती थी कि अब्बास पहले बानो को तलाक दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर बानो टूट गई। उसे महसूस हुआ कि अब्बास और उसके घर वालों ने उससे झूठ बोला था। ये दूसरी शादी किसी मजबूरी का नतीजा नहीं थी, बल्कि अब्बास का अपना फैसला था। बानो घर आकर अब्बास से इसके बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो हर बात का हिसाब देने के लिए जवाबदेह नहीं है और बानो पर चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। अब बानो समझ चुकी थी कि उसका अब्बास वैसा आदमी नहीं रहा जैसा पहले था। एक रात जब बानो की नींद खुली तो उसने देखा कि अब्बास उसी वक्त सायरा के कमरे में था। इसका दर्द उसे अंदर तक तोड़ गया। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। अब बानो के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटा। उसका पूरा जीवन अब बच्चों को संभालने और घर तक ही सीमित रह गया, क्योंकि अब्बास की देखभाल और उसका ध्यान अब बुरी तरह से सायरा कर रही थी। कहीं न कहीं बानो में सायरा को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये खुशखबरी देने के लिए बानो अब्बास के ऑफिस जाती है। साथ ही साथ बानो की आज एनिवर्सरी भी थी, लेकिन अब्बास को कुछ भी याद नहीं था। वो अब्बास के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी और ये सारी बातें उसे बताना चाहती थी, लेकिन अब्बास ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि आज उसे बहुत काम है। वो रोती हुई उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब्बास उसे डांट कर वहां से जाने को कहता है। बानो की अहमियत अब्बास की जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बची थी, इसलिए गुस्से में वो अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाती है। यहाँ अब्बास को भी एहसास हो चुका था कि उसे बानो पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, इसलिए वो कुछ देर के बाद घर जाता है
लेकिन उसे पता चलता है कि बानो बच्चों को लेकर अपने घर चली गई है और इस बात से अब्बास को बानो पर फिर से गुस्सा आता है। इस तरह कुछ दिन बीते। एक दिन बानो की माँ को अब्बास का कॉल आया। उसने चाहा कि आप बानो और बच्चों को अपने पास ही रखें, वो बच्चों के खर्चे के लिए हर महीने 400 रुपए भेज देगा। फोन कट हो जाने के बाद बानो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ बात की, लेकिन अब्बास ने बानो के बारे में कोई बात नहीं की थी। और ये सुनकर बानो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब्बास की जिंदगी में बानो का ना होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बानो सिलाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। अब्बास ने कुछ महीने तक तो 400 रुपए भेजे, लेकिन उसके बाद उसने वो पैसे भेजने भी बंद कर दिए और बानो अकेली 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। वो अब्बास को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरन बानो को वापस अब्बास के पास आना पड़ता है। बानो को देखकर अब्बास को लगता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बानो यहाँ अपना हक मांगने आई थी। उसने अब्बास से कहा कि वो उसे उसके बच्चों का हक दे दे, क्योंकि अब उसने वो 400 रुपए देने भी बंद कर दिए हैं। अब्बास इस पर कहता है कि बानो खुद ही अपनी मर्जी से अपने घर गई थी, मैंने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला, और वो उसे कोई पैसे नहीं देगा। यदि वो एक अच्छी औरत है तो उसे अपने पति की हर बात माननी चाहिए। बानो ने उससे कहा कि वो बच्चे जितने बानो के हैं उतने ही अब्बास के भी हैं। आखिर अकेली माँ उन 3 बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, और मैं अपने बच्चों का हक लेकर रहूंगी। इतना कहकर गुस्से में बानो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सायरा भी अब्बास को समझाती है कि बस 400 रुपए की तो बात है, तुम उसे वो दे क्यों नहीं देते। वो इतना बड़ा लॉयर है, 400 रुपए अपने बच्चों के लिए दे देगा तो क्या होगा, आखिर वो बानो के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब्बास सायरा की बात भी नहीं सुनता, क्योंकि अब उसका ईगो हर्ट हो गया था और उसे बानो को सबक सिखाना था। और फिर बानो के पिता एक काजी के पास जाते हैं। काजी उनसे कहता है कि बानो को अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आना चाहिए था और इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर बानो के पिता समझ जाते हैं कि इसके लिए उनका कोई भी साथ नहीं देगा। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बानो सही है और उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा और उसके पिता हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये सुनकर बानो का हौसला बढ़ जाता है और वो अब्बास पर केस करने के लिए कोर्ट में जाती है। लेकिन जज उसे कहते हैं कि उसे यदि अपना केस लड़ना है तो सबसे पहले उसे एक वकील हायर करना होगा, वो उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसे मुस्लिम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सारे मैटर वहीं पर सॉल्व हो सकते हैं। वो उनसे कहती है कि वो वहां पर भी गई थी, लेकिन वहां भी उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। और फिर जज मान जाते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम एक वकील हायर करो। पास ही में खड़ी एक लॉयर जिसका नाम बेला था, वो बानो की सारी तकलीफें समझ जाती है और अब वो बानो का केस लड़ने के लिए तैयार थी। और फिर अब्बास के खिलाफ सेक्शन 125 के तहत केस दर्ज हो जाता है। ये नोटिस अब्बास के पास पहुंचता है और ये देखकर अब्बास बहुत हैरान था कि बानो कभी ऐसा भी कर सकती है, और वो भी फैसला करता है कि वो इसका जवाब देगा। लेकिन सायरा उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, पर अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। बानो एक मुस्लिम औरत होकर अपने पति पर केस किया था, इसलिए खबर सब जगह फैल गई और इसी बात से बानो पर उपकाजी नाराज थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक औरत है और उसे अपनी हद में रहना चाहिए था। ये सुनकर बानो उससे कहती है कि उसने भी कुरान पढ़ा है और वो जानती है कि उसके हक क्या है। वो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही है ताकि बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे सके। और कुरान में औरतों को भी हक दिए गए हैं और मर्दों को भी अपनी लिमिट बताई गई है, लेकिन इस बारे में औरतों को नहीं बताया जाता ताकि वो चुप रहकर सब कुछ सहती रहे। और फिर अब्बास के घर वाले बानो को अपने पास बुलाते हैं। अब्बास की माँ भी उसे समझाती है कि बानो को इस तरह से कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, ये हमारे घर की बात थी और ये मसला यहीं पर हल हो सकता था। लेकिन बानो के पास दूसरा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। कुछ देर के बाद अब्बास भी वहां पर आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए बानो से कहता है कि उसने जो किया तो किया, लेकिन अब वो उसका जवाब देगा। ये कहते हुए बानो को 3 बार तलाक देता है, वो भी एक ही सांस में, और साथ ही साथ उनके मेहर की जो 2000 रुपए रकम थी वो भी वो बानो को दे देता है। बानो ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये पति एक झटके में रिश्ता खत्म कर देगा। साथ ही साथ अब्बास उसे कहता है कि बानो सेक्शन 127 के तहत उस पर केस तब कर सकती थी जब तक वो उसकी बीवी थी, लेकिन अब वो उसकी बीवी नहीं रही, उसने उसे तलाक दे दिया और साथ ही साथ वो मेहर की रकम भी दे चुका है। उस पर बानो की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। बानो अंदर से टूट चुकी थी। इस बारे में बात करने के लिए वो बेला के पास जाती है। बानो उसे बताती है कि अब्बास ने उसे गलत तरीके से तलाक दिया है, क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि किसी को तलाक देने से पहले उसे 3 महीने का टाइम दिया जाता है और फिर दोनों परिवार वाले मिलकर बात करते हैं। इसके बाद यदि हस्बैंड वाइफ चाहते हैं तो तलाक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला उसे कहती है कि यदि ऐसा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि अब्बास ने सही तरीके से तलाक नहीं दिया तो तुम उस पर केस कर सकती हो, और इसका मतलब है कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ, तुम अब भी उसकी वाइफ हो और तुम्हारे बच्चों के खर्चे के लिए अब भी अब्बास को पैसे देने होंगे। ये सुनकर बानो को फिर से एक उम्मीद मिलती है और उनका केस फिर से शुरू हो जाता है, जहां अब्बास का कहना था कि वो बानो को तलाक दे चुका है और उस पर बानो के बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बानो ने कोर्ट में कहा कि कुरान में लिखा गया है कि तलाक देने से पहले पति को पत्नी को पहले बताना चाहिए और आपस में 2 परिवार को बात करना चाहिए। साथ ही उसे दूसरी शादी करने से पहले भी अपने पहली बीवी को बताना चाहिए था, लेकिन अब्बास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
बानू की सारी बातें सुनकर अब्बास खामोश हो जाता है। उसके खिलाफ बोलने के लिए अब्बास के पास कुछ भी नहीं था। वहीं बेला बताती है कि कुछ साल पहले तायरा नाम की लड़की का भी तलाक हुआ था। उसके पति को तायरा को लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना होगा और ये बात उसने मानी भी थी, और उसी तरह अब्बास को भी बानो को पैसे देने होंगे। और फिर जज फैसला करते हैं कि अब्बास को बानो को 122 रुपए हर महीने देने होंगे। ये जानती हुई कि पैसे काफ़ी कम थे, लेकिन बानो इसके लिए तैयार थी क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी और वो ये केस जीत चुकी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि अब्बास जानबूझकर खामोश हो गया था ताकि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाए, क्योंकि जो लड़की ताहिरा थी उसके मेंटेनेंस के पैसे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था और अब्बास इस फैसले को चैलेंज करना चाहता था। और अब्बास ये केस जानबूझकर हार गया था क्योंकि जो केस जीत गया है वो सुप्रीम कोर्ट में केस अपील नहीं कर सकता, और अब्बास हार गया था और अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। बेला ने अब्बास से कहा कि वो केस लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ बानो जो सिलाई का काम करती थी, अब लोग उसके पास काम भी नहीं करवाते क्योंकि लोगों का मानना था कि जो बानो कर रही है वो सरासर गलत है, वो अपने मजहब के खिलाफ जा रही है। इसलिए लोग उसके घर पर हमला करते हैं और बानो का यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब वो अपने परिवार को और ज़्यादा खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसे याद आता है कि अब्बास ने बगीचे वाली ज़मीन उसके नाम की थी जहाँ पर उनका आउट हाउस था। इसलिए बानो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर चली जाती है। अब्बास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने खुद ही ये ज़मीन बानो के नाम की थी। ये सब देखकर सायरा अब्बास को समझाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करे, लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। और फिर सायरा बानो के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। बानो ने उसे बताया कि जब तुम शादी करके मेरे घर आई तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था। सायरा ने उसे बताया कि अब्बास के घर वालों ने तुमसे ये सच्चाई छुपाई थी कि मेरी और अब्बास की शादी हमारी मर्जी से हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें सच बताया वो इसलिए ताकि तुमसे कुछ भी छुपाया ना जाए, और जो इज्जत मैं डिजर्व करती हूँ वो तुम भी। बानो ने उसे बताया कि वो इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि उसे भी इज्जत मिले। वो अब्बास से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार काफ़ी नहीं होता, रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है, और वो इसी के लिए सब कुछ कर रही है। उसकी बात सुनकर सारा भी सब कुछ समझ जाती है और अब उसे बानू से हमदर्दी है। और इसी बीच बानू के पिता की डेथ हो जाती है। उसके पिता उसका सबसे बड़ा हौसला थे, लेकिन वो बानू के लिए लिख कर गए थे कि बानू अपने हक के लिए ज़रूर लड़े। दुनिया उसे गलत कहती है, लेकिन वो गलत नहीं है। बानू के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन वो अपने पिता अब्बास से नफरत करते थे, और ये बात अब्बास को भी अच्छी नहीं लगती थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, जहां अब्बास का कहना था कि ये लोग अपने हिसाब से लॉ को चेंज करते हैं। इंडिया का बंटवारा सिर्फ एक धर्म की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसके जिम्मेदार दोनों धर्म थे। लेकिन जब लॉयल्टी प्रूव करने की बात आती है तो मुसलमानों को उसी नज़र से देखा जाता है। वो कहता है हमारे लॉ के हिसाब से ये केस बिल्कुल सिंपल था, उसने बानो को डिवोर्स दे दिया है और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। लेकिन ये केस फिर भी यहाँ तक आया, इसका मतलब है कि उनके कल्चर की यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रही है। ये सब सुनने के बाद बानो को भी अपनी पॉइंट रखने का मौका मिलता है। उसने कहा कि हमें बचपन से कुरान सिखाई गई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि खुद पढ़ें और खुद सीखें। फिर हमें कोई मौलवी आकर क्यों बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, और कुरान में ये सब लिखा हुआ है। कुरान में जो लिखा है वो नहीं माना जाता, बल्कि उसे अपने हिसाब से चेंज कर लिया जाता है, और वही नियम औरतों पर थोपे जाते हैं। यहाँ लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान की नहीं है, बल्कि उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी है। वो एक इंडियन मुस्लिम औरत है, इसलिए कानून को भी उसके राइट्स देने होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा लॉ अलग है। जब कहीं खून होता है तो ये नहीं कहा जाता कि ये केस यहाँ का नहीं है, तुम दूसरी जगह जाओ। ठीक वैसे ही अगर वो एक मुस्लिम है तो क्या हुआ। साथ ही वो बताती है कि उसके पिता ने उसका नाम बड़े प्यार से रखा था। ये नाम अब हर कोई जानता है। यदि आज ये फैसला उसके हक में न हुआ तो कोई बाप अपनी बेटी का ये नाम ये नहीं रखेगा। साथ ही साथ वो कहती है कि उसे कई बार लगा कि वो ये केस न लड़े, लेकिन क्या होगा जब उसके दोनों बेटे कल बड़े होकर किसी लड़की के साथ ऐसा करेंगे, या फिर उसकी बेटी के साथ उसका पति ऐसा करेगा। सारी दलीलें सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं कि कुरान और इंडियन लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कौन सी कम्युनिटी और कौन सी रिलीजन का नहीं है, ये लड़ाई एक इंडियन औरत की है और फैसला उसके हक में होना चाहिए। और फिर हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया कि जो बानू को 120 रुपए मिलने चाहिए थे वो मिलते रहेंगे, और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये सुनने के बाद बानू बहुत खुश थी। फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट से भी एक केस जीत चुकी थी, भले ही उसे ये हक मिलने में 10 साल लग गए। केस जीतने के बाद बानू लड़कियों को भी कुरान पढ़ाने लगी ताकि उन्हें भी अपने हक पता चल सकें। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने अपने हक के लिए पूरा सिस्टम हिला दिया था। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली एक मुस्लिम औरत थी। उनकी शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान नाम के एक वकील से हुई थी। उनके 5 बच्चे थे और जिंदगी सामान्य चल रही थी। जब शाहबानो 62 साल की हुई तब उनके पति ने उन्हें 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। अब एक बुजुर्ग औरत जिसके पास न पैसा था न घर, वो अकेली रह गई। 1978 में शाहबानो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसके पति ने कहा कि इस्लामी कानून के हिसाब से तलाक के बाद मेरी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन शाहबानो ने कहा, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, कोई एहसान नहीं। शाहबानो का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
1985 में अदालत ने कहा, हर औरत चाहे किसी भी धर्म की हो, अगर उसका पति उसे छोड़ दे तो उसे गुजारा भत्ता देने का हक है। ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि पहली बार कानून ने औरत के हक को धर्म से ऊपर रखा। इस फैसले के बाद कुछ धार्मिक संगठनों ने विरोध किया, कहने लगे ये इस्लामी शरीयत में एक दखल है। शाबानो की लड़ाई आज भी औरतों के अधिकारों के लिए मिसाल है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।